जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं मौर्य उत्तर काल के बारे में। 185 ईसा पूर्व से लेके 319 ईस्वी के बीच के काल को मौर्य उत्तर काल में रखा जाता है या उसे गुप्त पूर्व काल भी कहा जाता है। इससे लगभग 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो शुंग वंश की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। अगर बात करें मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो बृहदत्त था। ये क्वेश्चन बनता है। मौर्य शासक का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तो थे ही, उसके बाद बिंदुसार का शासन आता है, फिर अशोक का शासन आता है, और कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक बृहदत्त हो जाता है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, तो बृहदत्त की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो जो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, वो पहले बृहदत्त का सेनापति रहता था। सेनापति के तौर पे वो मौर्य वंश में कार्य कर रहा था, तो उसने बृहदत्त की हत्या कर दी और फिर मौर्य वंश के बाद वहां पे शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? जो पुष्यमित्र शुंग जिसने शुंग वंश की स्थापना की, बृहदत्त की हत्या करके, वो बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? वो सेनापति के पद पर आसीन था। कण्व या कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक अक्सर पूछता है, तो कण्व वंश का संस्थापक था वो था वासुदेव। वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब बात करें सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था सिमुक। सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश, इसका संस्थापक कौन हो जाता है? तो ऑप्शन ए सिमुक हो जाता है। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। यहाँ पूछ रहा है सातवाहन जो थे वो पहले किसके यहाँ स्थानीय अधिकारी के रूप में कार्य किया था? वो किए थे मौर्य साम्राज्य के अधीन, मौर्य शासकों के अधीन। सातवाहन पहले अधिकारी के तौर पे कार्य करते थे और बाद में उन्होंने अपना एक साम्राज्य ही स्थापित कर लिया था। ओके, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध धर्म अपना लिया था या बौद्ध बन गया था? ये क्या पूछ रहा है, तो वह महानतम कुषाण शासक के बारे में पूछ रहा है। तो कुषाण शासक को कौन हो जाता है? तो कनिष्क हो जाता है। कनिष्क जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ओके, ये एक कुषाण शासक हुआ करते थे। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ये क्या पूछा है, तो कुषाण काल के दौरान से क्वेश्चन कर रहा है। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की जो गंधार शैली थी वो किसका मिश्रण था? किसका मिश्रण था? तो भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण था। भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण था गंधार शैली। ग्रीक के जगह पे कभी यूनानी करके आता है, यूनानी, क्योंकि ग्रीक और यूनानी दोनों एक ही नाम है। ओके, तो भारत ग्रीक शैली जो था उसी से बनता है क्या? तो गंधार शैली। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो कनिष्क की जो राजधानी हुआ करती थी शुरुआत में पुरुषपुर था और बाद में यही राजधानी स्थानांतरित करके पेशावर कर दिया गया था। हालांकि दोनों एक ही क्षेत्र हुआ करते थे और ये कहीं नाम, कई जगह तो दोनों का एक ही नाम दिया हुआ, तो कह सकते हैं कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो पेशावर का ही दूसरा नाम था। क्या? तो पुरुषपुर, पेशावर का ही दूसरा नाम था पुरुषपुर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके दरबार में रहा करते थे? तो चरक जो थे कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। कुषाण शासक जो था कनिष्क, उसी के दरबार में रहते थे चरक। ओके, इनके अलावा भी बहुत सारे महान विद्वान हुए थे जो इनके कनिष्क के शासन काल में रहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है। तक्षशिला, यहाँ पूछ रहा है तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था? क्या प्राचीन वैदिक कला के लिए प्रसिद्ध था, या मौर्यकालीन कला के लिए, या गांधार कला के लिए, या फिर गुप्त कला के लिए प्रसिद्ध था? तो जो तक्षशिला था, जो पाकिस्तान में पड़ता है आज के डेट में, तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में है। ओके, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये गांधार कला के लिए प्रसिद्ध था।
अब बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने का श्रेय जाता है तो वो जाता है इंडो बैक्टीरियन को। इंडो बैक्टीरियन ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। इंडो बैक्टीरियन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। कुषाण काल के जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उसको किस संग्रहालय में रखा गया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये है मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो अधिक मात्रा में है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी करने का भी श्रेय जाता है, वो जाता है कुषाण शासकों को। ठीक है, कुषाण शासक जो हुआ करते थे उन्होंने ही सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। अगर पूछे कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम भारत में किसने जारी किया था, वो थे इंडो बैक्टीरियन। लेकिन सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे, तो कुषाण शासक हुआ करते थे। सोने के मुहर भी बनाए थे, सोने के सिक्के भी ये लोग जारी किए हुए थे। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे। तो सातवाहनों के समय में जो मुद्रा बनता था वो शीशे के बनाए जाते थे। शीशा का मुद्रा ज्यादा प्रचलित था सातवाहन के शासनकाल में। तो अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि शीशे की मुद्रा किस वंश ने या किस शासक ने ज्यादा प्रचलित किया था, तो वो थे सातवाहन। ओके, तो सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे, तो वो थे शीशा के बने हुए थे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। कनिष्क के समकालीन या कौन थे, कनिष्क के दरबार में रहने वाले थे, वो थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, और यहाँ पे चरक भी आ जाता है, कई बार चरक भी दे देता है। तो ये सब कनिष्क के दरबार में ही रहते थे या उसके समकालीन ही रहते थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बात करें किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्धों भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों या बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव दान में देने की बात की थी, तो थे सातवाहन। सातवाहन जो थे इन्होंने ये कार्य किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका, यवनिका मतलब पर्दा होता है, इसका शुभारंभ किसने किया था। तो यवनिका पर्दा का शुभारंभ करने का श्रेय जाता है वो यूनानियों को जाता है। जो यूनानी आए थे भारत, उन्होंने ही भारत में पर्दा प्रथा का एक तरह से शुरुआत किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ की। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था, तो वो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। कनिष्क ने प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी। तो ये भी कुषाण शासकों ने ही चलाई थी। यहाँ बात की जा रही है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी करने की, तो वो कुषाण शासकों ने ही किया था। सोने के सर्वाधिक सिक्के या सोने के मुहर भी कुषाण शासकों ने ही प्रचलित किया था। लेकिन अगर पूछे भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो इंडो बैक्टीरियन थे। इंडो बैक्टीरियन थे। तो निम्न में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, सोने के सिक्के चलाई थी, तो थे कुषाण शासक, कुषाण शासक। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो चरक और नागार्जुन जो थे वो कनिष्क के दरबार में ही रहते थे और उसके दरबार की ही शोभा बढ़ाया करते थे। अब बात करते हैं शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार प्रीवियस ईयर और बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बात करें शक संवत का प्रारंभ किसने किया था, तो ये कनिष्क ने ही किया था। कब किया था, तो 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में कनिष्क ने ही शक संवत को प्रारंभ किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन कभी कभी विक्रमशिला पूछ लेता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये बिहार के भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ओके, तक्षशिला पाकिस्तान में और विक्रमशिला भागलपुर में है। भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। अब बात करते हैं प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। प्राचीन काल की बात हो रही है, कलिंग का महान शासक कौन था, वो था खारवेल। खारवेल
सॉरी ऑप्शन सी हो जाता है। कलिंग का महान शासक जो था वो था खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विशाल विकास की बात करें तो स्थापत्य कला में हुआ था, एक तरह से वास्तुकला जो था, वास्तुकला। इसके तहत मूर्तियां, मंदिर वगैरह बना काफी मात्रा में बनाए गए थे। तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला में हुआ था, ठीक है, वास्तुकला में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो जो सातवाहन हुआ करते थे उन्होंने अपने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र में शुरू किया था, ऑप्शन डी सही हो जाता। लेकिन बाद में वे प्रतिष्ठान चले गए थे, अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था, ठीक है। शुरुआत में आंध्र था और बाद में प्रतिष्ठान हो गया था सातवाहनों की राजधानी। अब बात करें सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की जो राजधानी थी वो पैठन या प्रतिष्ठान हुआ करती थी, पैठन या प्रतिष्ठान हुआ करती थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से कौन सा अभिलेख संबंधित है, ये काफी बार पूछा गया। तो ये है हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा। और जूनागढ़ पूछे तो रुद्रदामन, ये रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है और हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन और हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है। अब बात करें सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या हुआ करती थी? सातवाहन शासक जो थे उनकी राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृति हुआ करती थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उनकी राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृति थी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। यहाँ क्या कर रहा है, मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद भारत में बहुत सारे आक्रमणकारी आक्रमण किए थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत पे सबसे पहले आक्रमण करने वाले जो थे वो थे बैक्ट्रियन, बैक्ट्रियन ग्रीक या कहिए यूनानी, यूनानी भी कह सकते हैं। इन्होंने भारत पे सबसे पहले आक्रमण किया था, ऑप्शन के हिसाब से। अब बात करें मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो वो सातवाहन हुआ करता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की वैसे बैठी हुई प्रतिमा तो बहुत पहले बना दी गई थी, लेकिन यहाँ खड़ी प्रतिमा, बुद्ध खड़े रूप में बुद्ध की बनाने मूर्ति किस काल में बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी कुषाण काल में, ऑप्शन बी सही हो जाता है, कुषाण काल में, ऑप्शन बी सही हो जाता है। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश। अब बात करें अवध पे शासन करने वाले पूरे शासकों की, तो सबसे पहले अवध पे शासन किया था हर्यक वंश ने, हर्यक वंश। तो यही क्रम होगा भारत पे शासन करने वाले शासकों में। पहले हर्यक वंश रहता है, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश आता है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश आता है, उसके बाद सातवाहन वंश आता है, सातवाहन। ये एक क्रम में शासन किए थे भारत पे। ओके, तो बात करते हैं शुंग वंश के बाद किस वंश का भारत पर राज किया? तो शुंग वंश ये हो जाता है। उसके बाद किसने भारत पे राज किया? तो कण्व वंश था, कण्व वंश, ऑप्शन सी सही हो जाता है, कण्व वंश। अब बात करते हैं किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो सिल्क रूट को लेके कनिष्क और चीनी जनरल के बीच युद्ध हो गया था। हालांकि उस युद्ध में कनिष्क की हार हो गई थी। वो हराने वाला जो था वो था पेन चाओ। पेन चाओ एक चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हरा दिया था। जो सिल्क का व्यापार होता था वो खास तौर पे चीन से ही हुआ करता था उस समय। ओके, तो पेन चाओ और कनिष्क के बीच युद्ध हुआ था जिसमें कनिष्क की हार हो गई थी। अब बात करते हैं उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत।
उत्तर, अगर भारत को 4 भागों में डिवाइड कर दे तो यहाँ बात कर रहा है उत्तर या उत्तर पश्चिम। ओके, उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो जारी करने वाले जो थे वो कुषाण ही थे, कुषाण शासकों ने ही जारी किया था। ओके, अब बात करते हैं जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली की सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय कला और यूनानी कला यानी दोनों का मिश्रण जो शैली है वो कौन सी शैली है? तो गांधार शैली हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधार शैली। भारत और यूनान दोनों का मिश्रण वाली शैली जो है वो हो जाती है गांधार शैली। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन हुआ करते थे? तो जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हुआ करते थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो पतंजलि हुआ करते थे, योग गुरु, हालांकि पतंजलि को ही माना जाता है, रामदेव बाबा के जो गुरु हुआ करते थे वो किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हुआ करते थे। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? प्राचीन भारत में भारत पे आक्रमण जो किए थे उनके क्रम के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया था भारत पे, यूनानी के बाद शक आए थे और शक के बाद कुषाण शासकों ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण शासक। अब बात करें भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। तो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाता है, ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। भारत यूनान राज्य कौन था? तो बैक्ट्रिया था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अफगानिस्तान में बैक्ट्रियन जो हुआ करते थे उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो प्राचीन भारत में सातवाहन वंश ही था, कुषाण वंश ही था जिन्होंने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाण वंश सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब बात करें कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो यहाँ वंश की बात की जा रही है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में कलिंग ही मार देते हैं, अक्सर कलिंग के नाम से है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, वो चेदी वंश से संबंधित थे। चेदी वंश से संबंधित थे कौन? तो कलिंग नरेश खारवेल। ऑप्शन ए सही हो जाता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? वो हो जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन बी सही हो जाता है। रवातक अभिलेख, रवातक क्या है? एक अभिलेख है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसके बारे में क्या सही है? तो कनिष्क और जो कड़फिसस हुआ करता था, कनिष्क और कड़फिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए ये जो रवातक अभिलेख था उन दोनों के बीच जो संबंध थे, कनिष्क और कड़फिसस का जो संबंध था, उस संबंध को स्पष्ट करने के लिए ये अभिलेख हालांकि है। अब बात करें चार धातुओं, सोना, चांदी, तांबा, सीसा। सोना, चांदी, तांबा, सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? तो इससे कौन से सिक्के बनाए जाते थे? तो उनसे बनने वाले जो सिक्के थे उसको कसारपड़ कहा जाता था। ऑप्शन डी सही हो जाता है। सोना, चांदी, तांबा और सीसा से बनने वाले जो सिक्के हुआ करते थे उसको कसारपड़ कहा जाता था, कसारपड़ कहा जाता था। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो रोम के साथ सर्वप्रथम किसने अपने व्यापार प्रारंभ किया था? वो थे तमिल और चेर शासक, तमिल और चेर, इन्होंने ही
सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया था। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये एक किताब का नाम है, हिंद महासागर के यात्रा पे एक यात्री आया हुआ था और उसी दौरान उन्होंने एक किताब लिखा था। ये किताब जिसने भी लिखा था उसका नाम आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन इस किताब में एक नाम दिया हुआ था, वो नाम था पेडुके। पेडुके, ये पेडुके नाम किससे संबंधित है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पेडुके नाम किससे संबंधित है, तो वो है अरिकमेडु। अरिकमेडु का ही नाम पेडुके है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, अरिकमेडु का ही नाम पेडुके है। मौर्य उत्तर काल, यानी मौर्य काल के बाद के काल को मौर्य उत्तर काल कहते हैं। और मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो हिंद यूनानी राज्य की स्थापना जो किया था वो था डेमेट्रियस। कौन था? तो डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस ने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। अब बात करें निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया? किसने किया था ऐसा कार्य? जो अपने राजपाट को अपने पुत्र को सौंप दिया और खुद बौद्ध भिक्षु बन गया था, वो था मिनांडर। कौन था? तो मिनांडर था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिनांडर। कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का संबंध किस वंश या किस जाति से था, यहाँ ये पूछ रहा है। कुषाण जो थे वो चीन के यूची जनजाति से थे, चीन के यूची जनजाति से संबंध रखते थे कुषाण। ओके, तो हमारा आज का ये वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर हो चुका है और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बन सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।